हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक होने वाली है ये संचार कौशल से संबंधित टॉपिक होने वाली है, जो कि अभी हाल ही में कांस्टेबल भर्ती जो होने वाली है उसमें एक विशेष टॉपिक इसके अंतर्गत रखा गया है। और ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल के लिए नहीं बल्कि सीजीपीएससी और अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आज मैं पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो कराने वाला हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैं उससे संबंधित थोड़े से नोट्स भी दूंगा, जहाँ की आपका जो प्रश्न है ना, एक प्रश्न के पीछे लगभग 5 से 6 प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार की सीरीज में तब तक चलाऊंगा जब तक ये टॉपिक पूरी की पूरी खत्म ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा ना वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि मोस्टली लोगों को डाउट यही होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं या नहीं। तो श्योरिटी के लिए मैं पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेकर आ रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आपको उससे रिलेटेड थोड़े नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप एक एमसीक्यूज के पीछे लगभग 5 एमसीक्यूज के बराबर कंटेंट प्राप्त कर सकें। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रभावी संप्रेषण की विशेषता है? आपको ऑप्शन है ए ग्रहणकर्ता ग्राही को तुरंत प्रत्युत्तर देना, बी कम से कम कीमत और समय में विषय को सूचित करना, या सी सही सूचना को सही समय पर सही व्यक्ति तक प्रेषित करना, या डी प्रेषक द्वारा दिए गए संकेतों को समझना है, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो सीजीपीएससी 2018-19 का क्वेश्चन है, तो देखिए प्रभावी संप्रेषण की जो विशेषता क्या है कि जो प्रेषक है ना, जिसके द्वारा बात कही गई है, और जो ग्रहण करता है, दोनों उस भाव को अच्छे तरह से समझ सके कि प्रेषक ने क्या कहा है। तो जो प्रेषक द्वारा दिए गए संकेतों को समझना ही प्रभावी संप्रेषण की विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे मैं बताता हूं कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। और सूचना देने वाले प्रेषक का अर्थ यदि ग्रहणकर्ता भी उसी रूप में ग्रहण करता है तो वो क्या हो जाता है? प्रभावी संचार होता है। तो प्रेषक ने जिस रूप में कहा, ग्रहणकर्ता भी उसी रूप में अगर ग्रहण करता है तो यही प्रभावी संचार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रभावी पारस्परिक संचार कौशल हेतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या नहीं होना चाहिए आपको देखना है। तो ऑप्शन ए है निश्चित व परिशुद्ध, तो ये तो होना ही चाहिए, निश्चित हो परिशुद्ध तो होना ही चाहिए। बी है ये समय पर होना चाहिए, साथ ही साथ सी ये स्पष्ट भी होना चाहिए, और डी तर्क संगत भी होना चाहिए। लेकिन ई व्यापक दिया गया है, तो क्या व्यापक होना जरूरी है? तो नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, व्यापक ये नहीं होना चाहिए, है ना, ये जरूरी नहीं है। आप संक्षिप्त में भी यदि सटीक जानकारी देते हैं ना तो ये संचार कौशल अच्छा माना जाएगा। तो देखिए, संचार में प्रेषक सूचना को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, और संचार प्रभावी होने के लिए आवश्यक क्या क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहला तो इसका उद्देश्य स्पष्ट हो, दूसरा भाषा सरल और बोधगम्य हो, तीसरा सूचना सही समय पर हो, और चौथा ये भाषा जो होती है तर्क संगत होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए, और इसके नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो या कमेंट पे लिखे यस, उसके बाद मैं इसके लिए एक नोट्स वाली वीडियो भी लेकर आऊंगा। ठीक है, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक कौशल अर्थात इंटरपर्सनल स्किल होता है। ऑप्शन ए है प्रशिक्षण द्वारा उपार्जित किया जा सकता है। जी हाँ, अंतर्वैयक्तिक कौशल को प्रशिक्षण द्वारा जो है उपार्जित किया जा सकता है। दूसरा है इसकी प्रकृति अनुवांशिक है, तो ये अनुवांशिक भी होती है, मतलब जन्म के साथ ही अंतर्वैयक्तिक कौशल भी आती है लोगों में, है ना। टी है उपार्जित और अनुवांशिक दोनों होते हैं। देखिए यहाँ पर उपार्जित है, यहाँ अनुवांशिक है, तो उपार्जित और अनुवांशिक दोनों होते हैं, तो आपका ऑप्शन सी तो यहीं पर सही हो गया। फिर डी है कभी उपार्जित तो कभी अनुवांशिक, है ना, तो ये नहीं होगा। तो अनुवांशिक तो यहाँ पर होता ही है, और उपार्जित भी, मतलब आप सीख भी सकते हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल को, इसे बोलते हैं उपार्जित। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्वैयक्तिक कौशल उपार्जित और अनुवांशिक दोनों होता है। ठीक है, तो देखिए अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या है। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल वे कुशलताएं हैं जिनका उपयोग हम दूसरों से व्यवहार करते समय करते हैं, कि हम उनके साथ किस प्रकार से बात करते हैं, यही अंतर्वैयक्तिक कौशल है, जिसे बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। ये अनुवांशिक भी होते हैं, है ना। सामाजिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए अंतर्वैयक्तिक कौशल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संगठन में अच्छे अंतर्वैयक्तिक कौशल युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है, क्योंकि आपका ऑप्शन ए है ये अधिक उत्पादनकारी होते हैं। जी हाँ, ये अधिक उत्पादनकारी तो होते ही हैं।
ये समस्याओं का समाधान खोजते हैं। जी हाँ, ये समस्या का समाधान भी खोजते हैं। सी, ये अपने कार्य के प्रति धनात्मक अभिव्यक्ति रखते हैं। जी, पॉजिटिव थिंकिंग, यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड इनके काम में होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, उपरोक्त सभी तो सही है, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए 2018-19 का ही क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिटेलिंग। तो जो जिनके में अंतर व्यक्ति कौशल होता है ना, ये पहला तो ये उत्पादनकारी होते हैं, दूसरा ये समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से खोज लेते हैं, तीसरा है ये कार्य के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रहते हैं, हमेशा ये पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, जिनके पास इंटरपर्सनल स्किल है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये स्वयं एवं दूसरों की अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, भावनाओं एवं कौशल को प्रभावी कौन बनाते हैं? आपका ऑप्शन है ए निर्देशन, बी पाठन, सी लेखन, डी वाचन या ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो भावनात्मक विकास या कौशल विकास या मोटिवेशन, ये आता है पाठन के द्वारा। पाठन अर्थात अध्ययन के द्वारा ही हम मोटिवेशन ले सकते हैं, भावनाओं को समझ सकते हैं और कौशल को और भी ज़्यादा प्रभावी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें डिटेलिंग देखते हैं। तो अंतर व्यक्तिक कौशल ये जीवन का कौशल होता है। इसमें अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन, भावना और व्यवहार का पाठन अर्थात अध्ययन और प्रबंधन आवश्यक होता है। इनके द्वारा ही जो स्किल है और ज़्यादा डेवलप्ड होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषण प्रक्रिया के लिए सही नहीं है? ठीक है, देखिए नहीं है की बात की गई है। सबसे पहला है ए, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। जी हाँ, ये एक गतिशील प्रक्रिया तो है ही। यह एक स्थैतिक प्रक्रिया है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो गतिशील प्रक्रिया है। तीसरा है प्रश्न पोषण केवल द्विमार्गी संप्रेषण में ही संभव है। जी हाँ, प्रेषक और ग्रहणकर्ता दोनों के मध्य में ही संप्रेषण तो संभव है, मतलब ये द्विमार्गी होना चाहिए, है ना, तो ये तो सही है। डी है संदेश संप्रेषण प्रक्रिया के ही एक भाग है, मतलब संदेश के द्वारा भी संप्रेषण किया जाता है, तो ये भी सही है ना। तो देखिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह एक स्थैतिक प्रक्रिया, क्योंकि पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यही सही नहीं है, बाकी सभी क्या है इसमें सही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए संप्रेषण मौखिक, लिखित और सांकेतिक या प्रतीकात्मक हो सकता है ना। कई लोग हम बात करके बोल रहे हैं, मतलब ये हो गया मौखिक। अगर रिटर्न में हम जो संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं वो हो गया लिखित, और सांकेतिक मतलब जैसे आना जाओ ये सभी क्या हो गया, सांकेतिक हो गया। तो इस प्रकार से संप्रेषण हम तीनों माध्यमों से करते हैं, तो यह एक गतिशील प्रक्रिया है, ये भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से क्या संचार कौशल में बाधक नहीं है की बात की गई है? ठीक है, नहीं है। तो सबसे पहला है ए सीमित शब्दावली, ये तो बाधक है। ठीक है, सीमित मतलब आपके पास लिमिटेड वर्ड्स है, तो ये तो बाधक हो गया ना। बी है संक्षिप्तता, देखिए संक्षिप्त होगा तो ये बाधक नहीं है, क्योंकि जितना शॉर्ट में आप बता दो ना तो बहुत अच्छा है। अब शॉर्ट में आप सभी बातों को बता दो, ये अच्छी बात है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। सी सूचना की अधिकता, सूचना की अधिकता भी बाधक है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वरिष्ठों का भय, ये भी हमारा क्या है, बाधक है। ई भावनात्मकता, अर्थात यदि आप क्रोध में किसी बात को कर रहे हैं तो आपका जो संप्रेषण है ना अच्छे से नहीं होगा, आप उन चीजों को नहीं बता पाएंगे जो कि आप बोलना चाहते थे, बोलना कुछ और चाहते थे, क्रोध में निकल कुछ और जाता है, इसलिए भावनात्मकता भी है ना इसके लिए बाधक है। तो सिर्फ और सिर्फ संक्षिप्तता इसके लिए बाधक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाधाएं कौन कौन सी हैं। अस्पष्टता, सीमित शब्दावली, भावनात्मकता और वरिष्ठों का भय, सभी के सभी संप्रेषण के लिए बाधक तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरों को सुनते समय हमें यह नहीं करना चाहिए। तो बताइए भैया क्या नहीं करना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए उत्तर देना, तो क्या हमें उत्तर देना चाहिए बीच में? तो बताइए। बी संदेश का आकलन, सी हाँ या ना में सिर हिलाना, या डी संदेश की व्याख्या करना, या ई तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करना। क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमें ऑप्शन नंबर ई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, बाकी सभी हमें थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। जैसे कोई हमें बात कर रहा है तो हमें उत्तर भी देना चाहिए, संदेश का आकलन भी करना चाहिए कि आखिर वो बोल क्या रहा है, हाँ या ना में थोड़ा थोड़ा सिर भी हिलाना चाहिए, संदेश की व्याख्या करनी चाहिए, लेकिन हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, पहले इन सभी चीज़ों को समझनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। देखिए एक कुशल श्रोता अर्थात जो सुनता है उसके गुण क्या है? ये वक्ता की बात को ध्यान से सुनता है, वक्ता को बीच में नहीं रोकता, उन्हें पूरा बात अपनी खत्म करने देता है, पूरी बात समाप्त होने पर भी अपनी प्रतिक्रिया वो देता है।
पहले चीज़ों को अच्छे से समझता है, उसके बाद प्रतिक्रिया देता है, ना कि तुरंत प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण के लिए एक शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कि यदि एक शिक्षक विद्यार्थी के साथ संप्रेषण कर रहा है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए है तद्भुति, बी है सहानुभूति, सी उदासीनता, या डी विद्वेष। तो क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तद्भुति। तद्भुति का मतलब होता है एम्पैथी, है ना। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी, मतलब उनकी भावनाओं को समझना, है ना, उनके विचारों को समझना, यही क्या है तद्भुति। तो शिक्षक में क्या होना चाहिए? तद्भुति तो जरूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए, शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझे कि वो किस प्रकार से सोचते हैं। इससे संचार क्या होता है? अधिक प्रभावी और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल हो। ठीक है, तो तद्भुति बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, श्रोता जो संचार माध्यम को अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय श्रोता, बी सक्रिय श्रोता, सी सकारात्मक श्रोता, या डी नकारात्मक श्रोता। तो वो श्रोता जो संचार माध्यम को यूज करता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी सक्रिय श्रोता। ठीक है, तो देखिए ऐसे श्रोता ध्यान पूर्वक सुनते हैं और संदेश को अपने व्यवहार में लाते हैं, मतलब अपने डेली लाइफ में लाते हैं कि हम किस प्रकार से बात करते हैं। फिर यह संचार की प्रभावशीलता को बढ़ाता है ना, ये सक्रिय श्रोता के गुण है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य दो तरफा संचार है ना, मतलब हम देख भी सकते हैं और साथ ही साथ सुन भी सकते हैं, इसे कहते हैं दो तरफा संचार। तो आपका ऑप्शन है ए टेलीफोन संचार, बी इंटरनेट चैटिंग, सी ईमेली संचार, या डी वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता क्या है, हमें साथ में सामने में चित्र भी दिखते हैं और उनकी आवाज भी सुनाई देती है। तो ये क्या हो गया? दो तरफा संचार हुआ, जिसमें हम देख भी सकते हैं साथ ही साथ सुन भी सकते हैं। ठीक है, इसमें एक साथ देखना और सुनना दोनों संभव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, गैर शाब्दिक संचार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन है ए संवादात्मक अवस्था, बी श्रोता के प्रति अभिवृत्ति, सी दोनों ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गैर शाब्दिक संचार का मतलब क्या होता है? इसका होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब हमें इसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती, हम एक्सप्रेशन के द्वारा क्या है, अपने आंखों के द्वारा या अपने एटीट्यूड के द्वारा सामने वाले को बता सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं। जैसे हम ऐसे किए तो इसका मतलब क्या हो गया? आप जाओ, है ना, ये क्या हो गया? गैर शाब्दिक संचार हुआ। तो ये क्या है? एक संवेगात्मक अवस्था है, साथ ही साथ ये श्रोता के प्रति अभिवृत्ति भी प्रदर्शित करता है कि क्या महसूस कर रहा है, क्या हम प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, ये दिखाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संचार कौशल है? ठीक है, सामाजिक संचार ऑप्शन ए शाब्दिक संचार कौशल, ऑप्शन बी गैर शाब्दिक संचार कौशल, या सी व्यक्तित्व, और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सामाजिक संचार कौशल में ना हम शाब्दिक, गैर शाब्दिक और व्यक्तित्व तीनों को समाहित करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञानात्मक विचार के संचार में कठिनाई होती है व्यक्ति के इसके कारण। देखिए ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व में कमी के कारण, ऑप्शन नंबर बी अभिलाषा में कमी के कारण, सी कूट बनाने की योग्यता में कमी के कारण, या डी सामाजिक स्तर में कमी के कारण। तो देखिए जो संज्ञानात्मक विचार है ना और उसके संचार के लिए जो कठिनाई होती है ये होता है ऑप्शन नंबर सी कूट बनाने की योग्यता में कमी के कारण। अब देखिए कूट निर्माण आखिर होता क्या है? जैसे मुझे किसी चीज का आंसर तो पता है, उत्तर तो पता है, लेकिन मैं सामने वाले को समझा ही नहीं पा रहा हूं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, इसका उत्तर क्या होगा। तो इसी को कहते हैं, आपको ज्ञान तो है लेकिन आप उस ज्ञान को सामने वाले को देने में अक्षम है, इसको बोलते हैं कूट निर्माण में कमी। ठीक है, तो ये क्या है? संज्ञानात्मक विचार के लिए सबसे बड़ा कठिनाई है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विचार अर्थात इसे बोलते हैं कॉग्निटिव थॉट। इस संचार में मुख्य कठिनाई तब आती है जब व्यक्ति में कोड अर्थात इनकोडिंग बनाने की क्षमता में कमी होती है। और इनकोडिंग किसे कहते हैं, कूट किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सुरक्षित संचार की तकनीकी का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए टेलीग्राफी, बी क्रिप्टोग्राफी, सी सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सुरक्षा संचार की तकनीकी क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी क्रिप्टोग्राफी, है ना। इसमें इंक्रिप्शन मतलब पासवर्ड, सिक्योरिटी, इन सभी पर्पस पर
हम जो संचार करते हैं क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। मतलब एक ऑथराइज्ड पर्सन को ही उसे यूज करने का क्या होता है, अनुमति होता है ना, जिसमें आपका आईडी पासवर्ड पासवर्ड मांगा जाता है ना। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ क्रिप्टोग्राफी क्या है। तो क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसमें सूचना और संदेश को इस प्रकार रूपांतरित किया जाता है कि केवल अधिकृत व्यक्ति, अधिकृत का मतलब होता है ऑथराइज्ड व्यक्ति ही उसे समझ सके। मतलब जैसे सिर्फ और सिर्फ उसे यूज करने के जैसे आपको परमिशन दी गई है, तो जब तक आप किसी दूसरे को परमिशन नहीं देंगे ना कि इसे आप यूज कर ले, तब तक कोई दूसरा उस चीज को यूज नहीं कर सकता। इसे बोलते हैं ऑथराइज्ड, है ना। यह तकनीकी संदेशों को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने पर आधारित होती है। क्रिप्टोग्राफी का प्रमुख उपयोग है ना, मुख्यतः सुरक्षित संचार, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल साइन, पासवर्ड प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। ठीक है, आप तो डेली लाइफ में इसका यूज करते होंगे यार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्यादा प्रश्न से संबंधित है। जहां प्रश्न ही प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर मिलता है फिर, है ना, और अन्य काम ज्यादा उसमें देखने को नहीं मिलते। आपको ऑप्शन है ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी व्हाट्सएप या डी कोरा। ठीक है, कोरा, QUORA, कोरा, ये ऐप है ना, एक एप्लीकेशन है। तो दोस्तों जहां प्रश्न उत्तर से संबंधित होते हैं ना, ये है एक कोरा प्लेटफॉर्म। तो अगर आपने यूज़ नहीं किया है ना, तो आप आगे जाके यूज़ कीजिए। देखिए इस प्रकार से कोरा लिखा होता है। इसमें क्या है, सामने वाला प्रश्न पूछता है, उसका आंसर बहुत सारे लोग देते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं तो हमेशा यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रश्न उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जरूर जाके देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कार्य सहयोग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। आपका ऑप्शन है ए पारस्परिक संघर्ष, बी दक्षता की कमी, सी बहुत कम वेतन, या डी अत्यधिक कर्मचारी संख्या, या ई अशिक्षा। तो देखिए कार्य सहयोग से संबंध में कि मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं। अब ऑफिस में बहुत सारे वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक वर्कर का दूसरे के साथ अनबन चल रहा हो, मतलब इसी प्रकार से सभी एक दूसरे से अनबन कर रहे हैं, तो क्या कार्य अच्छे से संपूर्ण होगा, क्या वो ऑफिस अच्छे से चल पाएगा, नहीं ना। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पारस्परिक संघर्ष ही कार्य सहयोग में सबसे बड़ी बाधा है। मतलब अगर वे सभी एक साथ मिलजुल कर रहे हैं ना, तभी वो कार्य अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारस्परिक संघर्ष। ठीक है, तो यह टीम वर्क और सामूहिक उत्पादन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो टीम वर्क संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में सफलता के कारक कौन कौन से। आपका ऑप्शन है ए सकारात्मक दृष्टिकोण, बी आत्मविश्वास, सी पारस्परिक कौशल, या डी दक्षता, या ई वाक्य चातुर्य, है ना, वाक चातुर्य बोलते हैं जिसे, स्पष्ट बोलने की क्षमता। तो दोस्तों आप इमेजिन कीजिए आप एक इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वहां पर सामने वाला क्या क्या दिखेगा आपका। तो सबसे पहला तो आपका सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब पॉजिटिव अप्रोच दिखेगा कि आप किसी चीज को सोचते हैं तो कितना सकारात्मक आप उस चीज के लिए सोच सकते हैं। दूसरा आपका दिखेगा कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास। तीसरा दिखेगा पारस्परिक कौशल कि आप उनसे कैसे बात करते हैं। चौथा दिखेगा दक्षता कि आपकी आप में क्या क्या करने की काबिलियत है। और पांचवा है वाक चातुर्य कि आप कितना स्पष्ट बोलते हैं। तो दोस्तों आपका सभी का सभी आंसर सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, 1 2 3 4 और 5, हाँ ये सभी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है। ये इंटरव्यू पर अच्छा प्रभाव डालता है। आत्मविश्वास ये उत्तर देते समय झिझक दूर करेगा। पारस्परिक कौशल दूसरों के साथ अच्छा तालमेल स्थापित करेगा। दक्षता विषय विशेष में ज्ञान और निपुणता को दर्शाएगा। वहीं वाक चातुर्य विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। इस प्रकार से पांचों के पांचों एक साक्षात्कार के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक टीम लीडर में भाषा पर नियंत्रण, निपुणता, पारस्परिक सम्मान एवं व्यक्तिगत द्वारा दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है उत्तम स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर बी है आभा मंडल, आभा मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ऑरा, ऑप्शन नंबर सी है चमत्कार, ऑप्शन नंबर डी चापलूसी, या ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए आप एक टीम लीडर है, तो आप में क्या गुण होना चाहिए। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आभा मंडल, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑरा। तो बोलते हैं ना अपना ऑरा मेंटेन करो, मतलब अलग ही एटीट्यूड होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो यही होता है आभा मंडल, तो एक टीम लीडर में ही होना चाहिए। तो देखिए टीम लीडर के इन गुणों को आभा मंडल या ऑरा या पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस कहा जाता है। यह गुण दूसरों को प्रेरित करने और प्रभावित करने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कथन में सुर का बदलना संचार कौशल में क्या कहलाता है।
ठीक है, सुर का बदलना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कैसे बदलता है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले इसका आंसर देखते हैं, ए सहभाषा, बी शरीर भाषा, सी अंतराल भाषा, या डी समय भाषा, या ई हाव भाव। ठीक है, तो दोस्तों कथन में सुर का बदलना संचार कौशल में ऑप्शन नंबर ए सहभाषा कहलाता है, पैरा लैंग्वेज कहलाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पैरा लैंग्वेज होता क्या। ठीक है, बहुत अच्छा नोट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों सहभाषा ये वो एक बोलने का तरीका है जिसमें स्वर, आपका बोलने का स्वर क्या है, कभी आप स्पीड से बोलेंगे, है ना, गति होगी आप में, कभी कभी ऊंचा बोलेंगे तो कभी नीचा बोलेंगे, है ना। इस प्रकार से आपका जो स्वर है ना, कभी कभी ऊपर नीचे होता है, तो इसे ही पैरा लैंग्वेज कहते हैं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे, देखिए, यह संदेश को अर्थ को बदल सकता है, जैसे कि हाँ को अलग अलग सुर में बोलना, जिसमें सहमति नाखुशी दोनों दर्शा सकते हैं। तो एक हाँ में ना हमारे बोलने का पैटर्न समझ में आता है। जैसे हाँ को हम किस पैटर्न में बोलते हैं तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम सामान्य स्वर में हाँ बोलें तो हाँ मैं तैयार हूँ, इसका मतलब आपने क्या समझा कि आप सहमति हैं या आप स्वीकार हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए भाई मैं तैयार हूँ, हाँ मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब दूसरे तरफ से धीमे और उदास स्वर में अगर बोलो हाँ मैं कर लूँगा, तो इससे आपने क्या समझा कि ये आपकी मजबूरी है या अनिच्छा है, आप बिना इच्छा के काम करने के लिए रेडी हैं। तीसरा है यदि आप कठोर या तेज स्वर में इसे बोलते हैं, हाँ बार बार क्यों पूछ रहे हो, एक बार तो सुन लिया ना, इसका मतलब आपने क्या समझा कि आप नाखुश हैं या चिढ़ रहे हैं। तो दोस्तों एक ही हाँ को आपने अलग अलग पैटर्न में बोला तो उसका मतलब भी अलग अलग हो गया, इसी को ही बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दृष्टि संपर्क संप्रेषण का एक रूप है। ऑप्शन नंबर ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक, सी लिखित, डी दूरभाषित, या ई उपरोक्त सभी। तो दृष्टि संपर्क संप्रेषण मतलब आई कांटेक्ट, है ना, आई कांटेक्ट के द्वारा। तो आई कांटेक्ट के द्वारा जो संप्रेषण होता है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशाब्दिक। क्या इसमें शब्दों की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आपने गुर के ऐसे सामने वाले को देखा, मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि आप उसके ऊपर गुस्सा है। ठीक है, तो इसमें शब्दों की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो देखिए आई कांटेक्ट ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। इसमें आत्मविश्वास, ईमानदारी और ध्यान को दिखाया जाता है। शाब्दिक संचार शब्दों से होता है, लेकिन दृष्टि संपर्क, जो दृष्टि संपर्क है ये बिना शब्दों के होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्यवसायिक या सामाजिक कौशल में क्या शामिल है। आपका ऑप्शन है ए वैज्ञानिक प्रयोग, बी टंकण, सी मोल भाव, या डी गणित के प्रश्न हल। तो दोस्तों जो व्यवसायिक या सामाजिक कौशल दोनों एक साथ है ना, तो इसमें कौन सा शामिल है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोल भाव करना। जैसे हम सब्जी ले रहे हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं, रेट को ऊपर नीचे कराते हैं। यही व्यवसायिक और सामाजिक कौशल का तो देखिए व्यवहारिक कौशल रोजमर्रा की परिस्थितियों में समस्या का समाधान करना ही व्यवसायिक या व्यवहारिक कौशल कहलाएगा। मोल भाव एक सामाजिक व व्यवसायिक कौशल है। अन्य विकल्प तकनीकी शैक्षणिक कौशल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा सांकेतिक संप्रेषण क्या होता है। आप नाम से ही समझ पाएंगे, संकेतों के द्वारा संप्रेषण करना। ऑप्शन नंबर ए लिखित शब्दों से, बी बोले गए शब्दों से, सी शब्दों के प्रयोग बिना, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों संकेतों से क्या होता है, क्या हमें कुछ बोलने की जरूरत होती है? नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, शब्दों के प्रयोग के बिना ही जो संप्रेषण होता है वो सांकेतिक संप्रेषण। ठीक है, इसे ही बोलते हैं सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, इसमें संकेत, चिन्ह या इशारों से संप्रेषण होता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल, रेड ग्रीन, इसे आप सिग्नल से समझ सकते हैं ना कि आपको जाना है और कब रुकना है। झंडा हो गया, या इशारे से, ये सांकेतिक संप्रेषण का उदाहरण है। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, एक सफल संप्रेषण भाषा का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए अभिव्यक्ति के लिए, बी प्रभावित करने के लिए, सी दबाव बनाने के लिए, या डी विषय भटकाने के लिए। तो दोस्तों एक सफल संप्रेषण भाषा है ना अभिव्यक्ति के लिए, है ना, इसका प्रयोग करता है। ये अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए सफल संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन का उद्देश्य है स्पष्ट और सटीक अभिव्यक्ति। अन्य विकल्प जो दबाना या विषय भटकाना, ये सभी असफल संचार के लक्षण हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तम पारस्परिक कौशल का धनी छात्र बनना चाहेगा। कौन बनना चाहेगा? ए वकील, बी गणितज्ञ, सी टंकणकार, या डी वैज्ञानिक। तो इसका आंसर आप देंगे। अगर इसका आंसर आप सही देते हैं मतलब आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ रही है, आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर लेकर आऊँगा।
तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लगभग 100 क्वेश्चन इसमें से करने वाले हैं। तो आज 25 क्वेश्चन है, इसी प्रकार की सीरीज चलेगी, जल्दी से जल्द मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी। तो अगर पसंद आ रही है तो यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप इसमें कंजूसी मत कीजिए, वरना मैं अपने कंटेंट में कंजूसी कर दूंगा ना, तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।